जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर शुरू करेंगे। पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और हम आप लोग को इस पे नॉमेरिकल भी करवाए थे। ठीक है, तो आज आप न्यू चैप्टर का हेडिंग बनाइएगा वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्क। व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? वर्क का मतलब होता है कार्य, है ना। देखिए, वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, वर्क होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। अगर फोर्स है तो आप वर्क नहीं कर सकते, अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है तो आप वर्क नहीं कर सकते। वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को होना जरूरी है। वर्क कहता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वह बॉडी डिस्प्लेस कर जाता है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वह बॉडी डिस्प्लेस कर जाता है, क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है ना। वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का होना जरूरी है, तभी आप वर्क कर सकते हैं, अन्यथा वर्क नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, अब इस मार्कर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो ये वर्क नहीं कहलाएगा। वर्क के लिए फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का भी होना जरूरी है, तभी ये वर्क कहलाएगा, अन्यथा वर्क नहीं कहलाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति हमें कहता है कि मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार पे हमें फोर्स लगाना है ना। अब इस दीवार पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस प्रकार फोर्स लगा रहे हैं, वो व्यक्ति आता है, हमें कहता है कि आपने क्या वर्क किया। तो वर्क होने के लिए देखिए, हमने फोर्स तो लगाया था, लेकिन क्या ये डिस्प्लेस हुआ? तो वो जो व्यक्ति जो हमें काम वर्क जो दिया था, दीवार में फोर्स लगाने के लिए दिए थे, वो भी व्यक्ति तो हमें यही सवाल करेगा कि आपने इसमें फोर्स लगाया, लेकिन ये डिस्प्लेस कहाँ हुआ? और जब ये डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क हम कैसे जानेंगे कि वर्क हुआ, है ना। इसलिए आप इस पे कितना ही फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ तो ये वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जिसपे आपने फोर्स लगाया, है ना। कोई एक बॉडी है जिसपे आपने फोर्स लगाया, लेकिन यह बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ, फोर्स लगाया जा रहा है। देखिए, हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये बॉडी में कोई डिस्प्लेस नहीं हुआ, वर्क नहीं कहलाएगा। मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, ये वर्क नहीं कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने इस पे फोर्स लगाया और यह बॉडी डिस्प्लेस हुआ, है। मान लीजिए इतना डिस्प्लेस हुआ, अगर ये डिस्प्लेस हुआ, देखिए इस बॉडी पे फोर्स भी लगा या बॉडी डिस्प्लेस भी कर गया, तब ये क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना कि वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है, तभी हम वर्क कर सकते हैं, अन्यथा वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन कहता है कि व्हेन या फोर्स applied an object cause displacement of the object is called work, है ना। देखिए, थोड़ा सा हल्का फिगर ड्रॉ कर देते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जिसका मास m, हमने इस पे फोर्स लगाया और यह बॉडी डिस्प्लेस भी हुआ। मान लीजिए कोई एंगल बना है और वो एंगल क्या है? थीटा है ना। तो वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है, तभी ये क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। देखिए, वर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, the dot product of force and displacement is called वर्क, है ना। देखिए इसका अगर फॉर्मूला की बात करिएगा तो वर्क बराबर, देखिए वर्क बराबर क्या करा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अनिवार्य है। देखिए स्केलर फैक्टर में आप डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। देखिए डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, देखिए डॉट प्रोडक्ट में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करिएगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात कीजिएगा तो वहां भी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बट कौन सा थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो बाबू अगर मान लीजिए ए की जगह एफ है, देखिए पहले तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड हटेगा डायरेक्शन हटेगा तो ए बी कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क बराबर फॉर्मूला है एफ डॉट एस, तो मान लीजिए ए को एफ और बी को एस, तो f का मैग्नीट्यूड s का मैग्नीट्यूड cos थीटा, क्या लिख सकते हैं ना बाबू, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा। तो यहां हो जाएगा वेक्टर f का मैग्नीट्यूड वेक्टर s का मैग्नीट्यूड cos थीटा, w इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड हटेगा डायरेक्शन हटेगा fs cos थीटा, देखिए है ना। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए इसका एसआई यूनिट क्या हो, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, छोटा छोटा दिख रहा है ना, अच्छा लीजिए थोड़ा सा बड़ा हम लिख देते हैं। देखिए यूनिट ऑफ वर्क, ध्यान से देखिएगा बाबू, वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ क्या है, फोर्स यानी बल, बल को किसने दिया, न्यूटन ने दिया, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, और दूरी को किस में मेजर करते हैं, मीटर से करते हैं, और न्यूटन मीटर मिल के बनता है जूल, न्यूटन मीटर मिल के क्या बनता है, जूल। देखिए अगर सीजीएस की बात करिएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, ध्यान दीजिएगा, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, डाइन, है ना, और मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर मिलके बनता है अर्ग, है ना। न्यूटन मीटर मिलके जूल बनता है तो वर्क का यूनिट जूल होता है, और इसकी सीजीएस कहिएगा तो अर्ग, और अर्ग किससे मिलकर बनता है, डाइन सेंटीमीटर मिलकर बनता है अर्ग। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, है ना, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पहले फोर्स को देखिए, फोर्स का होता है mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, है ना, इसका सीजीएस होता है सेंटीमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन जो होता है वो होता है एल। देखिए एम एल एल मिलके क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और टी माइनस क्या हो जाएगा, 2, है ना। फटाक से स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके लिखिए, चलिए ठीक, क्या स्क्रीनशॉट कर लिए, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, इसका यूनिट आपको पता चलेगा कि वर्क का यूनिट जूल होता है, वर्क का सीजीएस अर्ग होता है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml2 t-2 होता है। तो वर्क बताइए कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। देखिए अगर वर्क वेक्टर होगा तो वेक्टर क्वांटिटी कब कहते हैं, जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है तब हम लोग कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो कैसे क्वांटिटी कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो देखिए
मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, आपने इस पे फोर्स लगाया और ये बॉडी आगे इस प्रकार डिस्प्लेस हो गया, यानी आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हुआ। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम इधर से फोर्स लगाए तो जरूरी नहीं है कि ये बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो। ये बॉडी चाहे इधर भी डिस्प्लेस हो सकता था। क्या डिस्प्लेस हो सकता है? देखिए, पहले अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, उसका अपोजिट भी तो हो सकता है। तो क्या इसमें कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन आपको नजर आया? क्या डायरेक्शन फिक्स है वर्क के लिए? नहीं, वर्क के लिए, वर्क करने के लिए उसमें कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए, आपने इस पे वर्क किया, आपने इस पे वर्क किया, तो क्या इसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन है कि हाँ इसी डायरेक्शन में हम हमेशा इसी डायरेक्शन में वर्क होता है? नहीं। तो बाबू, वर्क में मैग्नीट्यूड होता है पर वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वर्क एक कैसा क्वांटिटी होगा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क में मैग्नीट्यूड हो सकता है पर इसका डायरेक्शन नहीं पता, और डायरेक्शन जब नहीं पता तो वो कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वेक्टर होने के लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए कि हाँ एकदम ही, देखिए फोर्स लग रहा है एकदम ही हमेशा इस डायरेक्शन में ही वो काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाएंगे तो वही डायरेक्शन, अपोजिट भी तो हो सकता है। तो पार्टिकुलर डायरेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा, तो पार्टिकुलर इस पे कोई डायरेक्शन ही हमें जब नहीं पता है तो वही कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो डायमेंशन के नीचे लिख दीजिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, अब अगर आप बात कहिएगा टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, देखिए 3 तरह का वर्क होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क, और तीसरा होता है जीरो वर्क। है ना? कितने तरह का वर्क होते हैं? 3 तरह का वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। देखिए, पॉजिटिव वर्क क्या कहता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वह बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो जा रहा है। ध्यान सुनिएगा कि जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं और वह बॉडी फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जा रहा हो, कैसा वर्क कहलाता है? पॉजिटिव वर्क। लेकिन जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं और वह बॉडी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हो, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वह बॉडी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हो, कैसा वर्क कहलाता है? नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क का क्या कहता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वह बॉडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हो, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वह बॉडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हो, कैसा वर्क कहलाता है? जीरो वर्क। जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास, हमने इस पे फोर्स लगाया और यह बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, तब ये कैसा वर्क कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। देखिए, स्केलर वेक्टर में पढ़े होंगे कि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, सम नहीं है ना, सेम होना चाहिए। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। लेकिन जब दो वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट हो तो थीटा का वैल्यू कितने डिग्री बनेगा बाबू? 180 डिग्री। देखिए, तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, और जब भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। और अभी आपने पढ़ा वर्क का फॉर्मूला कि वर्क बराबर फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, तो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, थीटा की जगह पे कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो Fs होगा cos 0 का वैल्यू 1, तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Fs लिख सकते हैं, है ना? W इज इक्वल टू Fs कैसा वर्क कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में देखिए, कोई बॉडी है जिसपे आपने फोर्स लगाया,
और या बॉडी देखिए, कोई बॉडी था जिसमें आपने फोर्स लगाया, लेकिन या बॉडी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, और जब भी दो फैक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट हो तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा, थीटा की जगह पे कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो Fs और cos 180 का वैल्यू -1, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -Fs। ठीक है, देखिए जीरो वर्क क्या कहता है, जीरो वर्क कहता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और यह बॉडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जा रहा हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जा रहा हो, तो कैसा वर्क कहलाता है, जीरो वर्क कहलाता है। जैसे देखिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, तो W इज इक्वल टू Fs और cos थीटा की जगह पे कितना डिग्री 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू Fs और cos 90 का वैल्यू कितना डिग्री 0। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए तो वर्क के तीन टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब कहेंगे कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वह बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर जा रहा हो, पॉजिटिव वर्क कहलाता है। लेकिन जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वह बॉडी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हो, नेगेटिव वर्क कहलाता है। लेकिन जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद वह बॉडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर जा रहा हो, कैसा वर्क कहलाता है, जीरो वर्क। थोड़ा स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। हो गया, चलिए गुड। स्क्रीनशॉट कीजिए, तभी लिख पाइएगा जल्दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए, आराम से लिखिए, फिर आगे देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी देखिए, एनर्जी यानी ऊर्जा क्या है बाबू, ऊर्जा। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। कहने का मतलब है कि एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, और एनर्जी कहता है कि कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मोटरसाइकिल है, अब कोई एक मोटरसाइकिल में मान लीजिए हम 40 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं, तो वो मोटरसाइकिल वर्क कितना करेगा, जितना उसके पास एनर्जी होगा। तो एनर्जी उसका कौन है, पेट्रोल है। तो जितना एनर्जी होगा उतना ही तक तो वो वर्क करेगा, है ना। इसलिए एनर्जी जो है ये वर्क पे डिपेंड होता है, और वर्क जो है वो एनर्जी पे डिपेंड होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा एनर्जी क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के बिना वर्क पॉसिबल नहीं है, और वर्क के बिना एनर्जी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं, अगर मान लीजिए मेरा एग्जांपल आप ले लीजिए। अब मान लीजिए कि अगर हमें कोई अगर पढ़ाने के लिए अगर कह दिया जाए, और मान लीजिए पूरे हम डोल रहे इस प्रकार करके, पूरे ऐसे करके अगर हम डोल रहे हैं और कहेगा पढ़ाइए पढ़ाइए, तो मेरे पास कुछ एनर्जी ही नहीं है, तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे, कहाँ से कोई वर्क कर पाएंगे। हाँ, यही चीज ला के मान लीजिए 2-3 गिलास जूस जब डालिए देता है, हमारा पिलाइए देता है, तो जैसे पिलाइए हमारे में एनर्जी आएगा, और ये एनर्जी जब तक रहेगा तब तक हम वर्क करेंगे, है ना। तो एनर्जी के लिए वर्क का होना जरूरी है, और वर्क के लिए एनर्जी का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप एक पेन की बात करिए, तो पेन में जो इंक है वो मान लीजिए एनर्जी है, और पेन जो है वो लिखने, पेन से हम लोग लिखने के काम करते हैं, तो वो ये कब तक लिखने के काम करेगा, जब तक कि उसके पास एनर्जी है। अब इंके खत्म हो जाएगा क्या, जब इंक ही खत्म हो जाएगा तो बताइए क्या वो वर्क करेगा, नहीं करेगा। इसलिए एनर्जी के साथ साथ वर्क को भी होना जरूरी है। इसलिए एनर्जी है तो वर्क है, और वर्क है तो एनर्जी, दोनों को साथ साथ रहना चाहिए। ठीक है, देखिए तो इसे आप लिख सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग
वर्क डन, वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, क्योंकि एनर्जी किसके बराबर होगा बाबू, वर्क के बराबर होगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इसका यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। देखिए एनर्जी बराबर वर्क, और वर्क का यूनिट क्या था, जूल, किससे मिलकर बना था, न्यूटन मीटर मिलके जूल बना था। तो एनर्जी का भी क्या हो जाएगा, जूल। जूल क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी बराबर वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जूल। तो इसका सीजीएस क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। न्यूटन मीटर मिलके जब जूल बनता है तो डायन सेंटीमीटर मिलके क्या बनता है, अर्थ, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, देखिए जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, एनर्जी का भी हो जाएगा ml2t-2। अच्छा एनर्जी कैसे क्वांटिटी होना चाहिए, कैसे क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगा। देखिए एनर्जी का मैग्नीट्यूड हो सकता है, पर एनर्जी का कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं, ठीक है। इसलिए ये कैसे क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। चलिए इतना स्क्रीनशॉट करके मान के लिखिए। देखिए वीडियो थोड़ा सा भले ही बड़ा हो रहा है बाबू, लेकिन हम पूरी डिटेल्स बता रहे हैं, आप एक नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, तभी ये मजा आएगा। देखिए पूरे इसलिए हम आपको डिटेल्स में हर एक चीज लेके बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग। एनर्जी क्या है बिल्कुल समझ में आ गया है कि कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं या फिर ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी के बिना वर्क पॉसिबल नहीं है, और वर्क के बिना एनर्जी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी है तो वर्क है, और वर्क है तो एनर्जी है। चलिए क्या स्क्रीनशॉट कर लिए, चलिए गुड। चलिए उसी के नीचे लिखिएगा टास्क ऑफ एनर्जी, टास्क ऑफ एनर्जी। देखिए there are 6 types of एनर्जी। 6 तरह का एनर्जी होता है ना। उसमें से पहला मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा हीट एनर्जी, तीसरा साउंड एनर्जी, चौथा लाइट एनर्जी, मैकेनिकल हीट साउंड लाइट, पांचवा न्यूक्लियर एनर्जी, अच्छा छोड़िए सेम ही है तो, है ना। और छठा जो है बाबू वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। 6 तरह का एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप लोग मैकेनिकल एनर्जी का हेडिंग बना के रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग को वीडियो में बताएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। और हम बार बार एक चीज के लिए बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा होता है तो आपसे जितना ही हो सके आप उतना ही वीडियो को देख के उतना तक नोट्स बना लें। नेक्स्ट दिन थोड़ा सा आगे देख के आप थोड़ा सा आगे अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और बाबू आज जो पूरे दुनिया में जो स्थिति बना हुआ है, तो देखिए इस स्थिति से हमें घबराना नहीं चाहिए, समझिए। सबसे पहले कि खुद पे एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, समझिए, कि कैसे उससे बचा जाए, समझिए, कैसे सुरक्षित रहना है। क्योंकि ये एक साल का रहा कि ये फर्स्ट ईयर में अगर ये फर्स्ट साल ऐसा हुआ तो आदमी जानता है, ये एक नहीं बल्कि ये 3 साल आज लगातार हो गया, तो आदमी को अब समझ जाना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत ही बड़ा लोगों के लिए ये सीख है, समझ गया। बहुत ही अभी आपके पास ऐसा समय है कि आप जितने भी पढ़ें आप उसको इतने ज्यादा रिवीजन कर ले, इतने ज्यादा रिवीजन कर ले कि वो सारे आपके मुंह में रहे, छूटा हुआ रहे,
समझिए। और एक पॉजिटिव माइंड बना के रखना होगा, आप लोग को चलना होगा, समझिए। क्योंकि अगर आप लोग इतना जल्दी मान लीजिए इतने स्थिति से अगर थोड़ा सा अगर घबरा जाइएगा तो बताइए आपके ऊपर तो कई लोग हैं जो आप पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, समझिए। इसलिए कभी जीवन में हार नहीं मानना है, बस मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, कहीं ना कहीं इसका फल मिलता ही है ना। कुछ को लगता है कि नहीं कि मेहनत हमने तो बहुत किया लेकिन मिला कहाँ। देखिए मेहनत ऐसे नहीं मिल जाता है, अगर आप मेहनत अगर कर रहे हैं है ना तो फल आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा, है ना। उसको पाने के लिए भी देखिए कुछ और थोड़ा सा करना होता है, समझिए। इसलिए हम तो ये बातें हमेशा कहेंगे कि आप अपने लिए नहीं लेकिन आपके ऊपर जो बिलीव किए हुए या जो आशा लगाकर बैठे हुए, कम से कम आप उनके लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। तो शायद हमें ये लग रहा है कि आप शायद मेरे बातों को समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।